Hello class 12th students. Today we are going to complete some questions from the solid state NCERT solution here. Rise and shine बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. Let's start do question number 1.7. 1.7 कहता है How will you distinguish between the following pair of terms? यहाँ पर आपको 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब कि डिफरेंस बताना है. पहला बताना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बीच में, दूसरा बताना है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बीच में, तीसरा बताना है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में. चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि एससीपी और सीसीपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, माने कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस होता है. अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह का पैटर्न देखते हैं. यहाँ पर जैसे ही अगर मैं यहाँ पर एटम्स को लगाती हूँ, अरेंज करती हूँ, तो देखिए अगर मैं इस वाली लेयर को ए टाइप लेयर बोल रही हूँ तो इसके ऊपर दूसरी लेयर आती है जिसको कि हम क्या कहेंगे, देखिए दूसरे तरीके के दूसरे फैशन में लेयर बन रही है एटम्स की, इसको बी टाइप लेयर बोलते हैं. अब ये इसके ऊपर पहली लेयर, दूसरी लेयर, अब जो तीसरी लेयर होगी वो एग्जैक्टली पहली लेयर के जैसी होने वाली है. लुक एट हियर. तो देखिए यहाँ पर जो तीसरी लेयर है वो पहली लेयर की तरह है और जो आपकी फोर्थ लेयर आएगी वो दूसरी लेयर की तरह यहाँ पर आने वाली है. तो इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, जिसको हम एससीपी के नाम से जानते हैं. तो हम कह सकते हैं इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एससीपी स्ट्रक्चर द स्पेयर का मतलब ये एटम से है, द स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद द दोज ऑफ फर्स्ट लेयर. तो यहाँ पे जो थर्ड लेयर है वो किसकी तरह अलाइंड है, वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह अलाइंड हो. तो इस तरह की पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं. और द पैटर्न ऑफ द स्पेयर आर रिपीटेड इन द ऑर्डर ऑफ ए बी टाइप, राइट. तो यहाँ पे जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो ए बी टाइप का होता है. अगर मैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में बात करती हूँ तो आप देखते हो कि इसमें जैसे कि जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हमने बोल दिया ए, फिर जो सेकंड लेयर होती है कुछ इस तरह से वो हमको नजर आएगी बी, फिर इसके बाद एक और लेयर होती है जिसमें कुछ इस तरह से हमें नजर आई सी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होती है और जो फोर्थ लेयर होती है वो रिजेंबल करती है, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर रिजेंबल करती है और यहाँ पे फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर रिजेंबल करती है. तो यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो होता है ए बी सी टाइप. तो हम कह सकते हैं द क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी को हम क्या बोलते हैं, सीसीपी को हम एफसीसी के नाम से भी जानते हैं. So the in cubic close packed CCP structure, the spare of the fourth layer are aligned with those of the first layer. तो जो फर्स्ट लेयर होता है वो फोर्थ लेयर के सिमिलर होता है यहाँ पर. तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम ए बी टाइप पैटर्न देखते हैं, जबकि हम सीसीपी माने क्लोज पैकिंग में हम लोग कैसा पैटर्न देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए बी सी टाइप. होपफुली आपको समझ में आया हो. अगर मैं इनके एग्जाम्पल भी आपको बताऊं तो एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो आपका एससीपी होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, इट इज फाउंड इन द मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक. और जो एफसीसी और सीसीसी और जो सीसीपी और एफसीसी होता है, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये हमें किसमें मिलते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर तरह के जो मेटल्स होते हैं उसमें मिलता है, ठीक है. तो होपफुली आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में समझ में आया होगा. अगर आप डायग्राम से भी समझना चाहें तो ये डायग्राम यहाँ पर देखिए ए लेयर बी लेयर फिर ए लेयर बी लेयर, तो ए बी टाइप हो गया. और यहाँ पे देखिए ए लेयर बी लेयर सी लेयर फिर ए लेयर, मानी फर्स्ट लेयर रिजेंबल्स टू फोर्थ लेयर एंड हियर द फर्स्ट लेयर रिजेंबल टू थर्ड लेयर, राइट. और यू कैन से थर्ड लेयर रिजेंबल टू फर्स्ट लेयर. तो ये होगा जाते हैं हम लोग. तो सेकंड क्वेश्चन ये है, यहाँ पर बोलता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल में क्या फर्क है, ये हमसे पूछा गया है कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या फर्क होता है. तो देखिए अगर मैं यूनिट सेल बनाऊं तो दिस इज यूनिट सेल, तो आई एम मेकिंग द यूनिट सेल हियर. तो दिस इज यूनिट सेल, राइट. इसको हम यूनिट सेल कहते हैं. जिस तरह से आपका एक वॉल है तो उसमें क्या ब्रिक्स लगी हुई है, बहुत सारी ब्रिक्स लगी हुई है वॉल में,
तो अब यहाँ पर ब्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक ब्रिक को हम यूनिट सेल बोल सकते हैं, और जहाँ पे ये यूनिट सेल एक पैटर्न में लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यूनिट सेल क्या होता है, ये यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिफाइन यूनिट सेल को। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज द यूनिट सेल। तो ये आपका जो रिपीटिंग यूनिट है, जो रिपीट होने वाला यूनिट, उसको यूनिट सेल कहते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब इन्हीं यूनिट सेल को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए और ऐसे लगा दीजिए, नीचे और पीछे की तरफ भी बढ़ा दीजिए और ऐसे करके लगा दीजिए, ऊपर की तरफ भी बढ़ा दीजिए, ऐसे करके लगा दीजिए, नीचे की तरफ भी कर दीजिए। तो अभी क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये आपको एक यूनिट सेल दिख रहा है, इसके पीछे यूनिट सेल, इसके नीचे यूनिट सेल, इसके बराबर में, इसके ऊपर, इसके पीछे। तो ये आपका क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस की, और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस भी हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करेंगे तो हम इसको स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेस लैटिस, राइट। अगर कहीं पे स्पेस लैटिस लिखा हुआ आ गया तो डोंट बी कंफ्यूज। तो द क्रिस्टल लैटिस इज द सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसका की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है आयंस और मॉलिक्यूल्स का इनसाइड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एज अ पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया, देखिए ये क्या है, ये एटम को शो कर रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। जैसे एटम के बीच में सर्टेनली पॉइंट होता है, ये भी एटम को शो कर रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एज अ पॉइंट स्पेस, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्पेस लैटिस। अब ये भी क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया हो कि कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि डिफाइन करने के ही है, और अगर आपको समझ में आता है तो आप अच्छी तरह से इनको डिफाइन भी कर पाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड वाले पर, जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे बताना है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या फर्क है। तो देखिए, सपोज ये 3 बॉल्स यहाँ पे नीचे लगी हुई है, राइट। अब इसके ऊपर बॉल्स का मतलब यहाँ पे एटम से है, और इसके ऊपर आपका एक और एटम आ जाता है लाइक दिस, ठीक है। आप इसको इमेजिन करें कि आपने 3 बॉल्स नीचे रखी और इसके ऊपर आ गया, तो कुछ इस तरह का वॉइड, आपको वॉइड माने खाली जगह, कुछ इस तरह की टेट्राहेड्रल शेप में कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ये खाली जगह आपको नजर आने वाली है। तो इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, जिसमें कि 3 बॉल्स के ऊपर एक बॉल रखी होती है, मतलब कि 3 एटम के ऊपर एक एटम। यहाँ पे क्या होता है, 3 बॉल्स नीचे होती हैं और इनके ऊपर 3 बॉल्स रखी होती। बॉल्स बोले तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एटम, तो देखो वो रखे हैं ये ऐसे करके, ये। तो अब इसके इनके बीच में जो स्पेस आएगा वो कैसा होगा, वो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल की शेप कैसी आती है, इस तरह से, ये ट्राइंगल ऊपर ये, और यहाँ पर आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे, और इसी तरह से आप इसको यहाँ पे भी जोड़ेंगे, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड माने खाली जगह, इंटरस्टिशियल स्पेस। हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑब्टेन्ड व्हेनेवर अ स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के बीच में जो स्पेस आ रहा है उसको बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड तब ऑब्टेन होता है जब ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर का भी ट्रायंगुलर होना चाहिए और सेकंड लेयर का भी ट्रायंगुलर होना चाहिए, तब ये वॉइड आपका फॉर्म होता है, तब ये स्पेस आपका फॉर्म होता है। तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। होम द क्वेश्चन नंबर 1.8। तो इट इज हियर, हाउ मेनी lattice points are there in one unit cell of each of the following lattice। तो देखिए पहला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए फेस सेंटर्ड होता क्या है, ये मैं बना रही हूँ यूनिट सेल, राइट। मैं पहले एफसीसी का बता रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं यूनिट सेल, और इसमें पॉइंट्स पूछे गए हैं। ये नहीं पूछा गया कि उसके अंदर कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे आपके क्या पूछे गए हैं, लैटिस पॉइंट पूछे गए हैं। तो बेटा एक एटम, मतलब एक एटम यहाँ लगा होगा, एक एटम यहाँ लगा होगा कॉर्नर्स पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो एफसीसी के केस में कॉर्नर्स पर कितने लेटेस्ट पॉइंट हो गए, कॉर्नर पर लेटेस्ट पॉइंट आपको दिख रहे हैं 8 है, ठीक है। अब फेस की बात कर रहे हैं, तो फेस पे कितने हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको इस यूनिट सेल में कितने फेस नजर आ रहे हैं, एक फेस ये है, एक ये है,
एक आगे है और एक पीछे है, एक सामने है, एक ऊपर है, देखो एक ऊपर है एक नीचे, एक इधर है एक सामने है एक आगे है एक पीछे है। तो 1 2 3 4 5 6, तो फेस पर कितने हो गए इसके 6, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए 14 लैटिस पॉइंट हो गए। अब इसमें मैं यहाँ पर एक और चीज आपको समझा देती हूँ कि कितने एटम इस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये और समझ लो ये तो लैटिस पॉइंट है। तो देखो लैटिस पॉइंट कितने हैं कॉर्नर्स पर 8, और एक कॉर्नर पर जो आपका एटम लगा है वो इस यूनिट सेल के अंदर कितना पोर्शन आ रहा है, सिर्फ इतना ही पोर्शन आ रहा है, और ये पोर्शन एक एटम का 1/8 होता है। तो 8 एटम्स का कितना होगा 1/8 1। ऐसी फेस है, इस पे कोई एटम लगा है तो आधा अंदर होगा आधा बाहर। तो टोटल 6 एटम्स लगे हैं फेस पर, और आपका हाफ पार्ट उसके अंदर आ रहा है, टोटल 3। तो 4 एटम्स होंगे आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, लेकिन लैटिस पॉइंट कितने होंगे 14। अब दूसरा आता है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल। तो बेटा ऐसा करके तो कोई भी डिफाइन है नहीं ब्रेविसेटिस में, क्योंकि वो सिमेट्रिकल ही बताता है। फिर भी अगर आपको इसका आंसर देना है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल का, तो बस ये जो क्यूबिक है इसकी जगह ये टेट्रागोन इसमें बना होगा शेप में, और बाकी सारी चीजें वैसी होंगी। तो इसके भी 14 लैटिस पॉइंट होने वाले, तो आप सीधे लिख दीजिएगा 14 लैटिस पॉइंट। अब इसके बाद आता है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर की बात करूं तो ये हमारा यूनिट सेल है, और चाहे कोई भी हमारा यूनिट सेल हो उसके कॉर्नर्स पे तो लगे ही होंगे। तो कॉर्नर्स पे कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर्स पे कितने हो गए, कॉर्नर्स पर 8 हो गए, और एक बिल्कुल अंदर रखा होगा, इस क्यूब के अंदर रखा होगा, बॉडी के अंदर रखा होगा। तो एट सेंटर कितना हो गया 1। तो यहाँ पे 9 लैटिस पॉइंट होंगे। कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कॉर्नर पे 8 है एटम, जिसका 1/8 पोर्शन ही कर रहा है, तो 1 एटम, और बॉडी के अंदर 1 रखा है तो 1 हो गया। टोटल 2 एटम्स आपके बॉडी सेंटर के अंदर होते हैं, लैटिस पॉइंट 9 होते हैं लेकिन 2 एटम्स होते हैं। चलिए इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.9 के बारे में भी बात करते हैं। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द आयनिक एंड मेटेलिक क्रिस्टल। तो चलो पहले सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। किस किस की हम सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है। देखिए अगर मैं मेटेलिक क्रिस्टल्स की बात करूं और आयनिक की बात करूं, तो आयन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे NaCl है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन से मिलकर बना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी तरह से जब मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और दूसरे वाला भी क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके बीच में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ आयनिक एंड मेटेलिक क्रिस्टल हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction. In ionic crystal, the forces are present between the oppositely charged ion, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं oppositely charged ion की वजह से है। जबकि आपका जो मेटेलिक होता है उसमें क्या हो रहा है, उसमें कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आपका कर्नल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो है। तो ड्यू टू दिस बोथ क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोथ आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोथ क्रिस्टल्स हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, और इनके कोई भी डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होते। ये कैसे हैं, दे आर हैविंग नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये तो आपकी सिमिलैरिटीज हो गई। चलिए अब डिफरेंसेस के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते कि आयनिक क्रिस्टल्स और आपके जो मेटेलिक जो क्रिस्टल्स है दोनों में फर्क क्या होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जैसे कि NaCl है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट कर पाते हैं। जबकि यहाँ पे मेटेलिक के पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इजीली दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। So ionic crystal do not conduct electricity in the solid state as ions are not free to move. They conduct electricity only in the molten state. But the metallic crystals are able to conduct the electricity. Okay.
चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेकंड पार्ट, आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये भी हमको यहाँ पे बताना है कि जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं। बिकॉज इसलिए होते हैं बिकॉज इनके बीच में जो प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जो कि नॉन डायरेक्शनल है। दैट्स व्हाई दे आर ब्रिटल, because they are making the electrostatic force of attraction between the positive and negative ion। होपफुली आपको ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, और अगर आ गए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।